बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहली चीज़ जो आपने यहाँ पर देखनी है वो ये है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। जब भी हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो सांस लेती है, जो कि ज़िंदा है, जो एक्सक्रीट करती है, जो डाइजेशन करती है, हर वो चीज़ जो इसमें हम पढ़ेंगे वो आपके पास बायोलॉजी में आएगी। अब बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स। वो 2 वर्ड्स कौन कौन से हैं? ग्रीक वर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है। एक बार एमसीक्यू में आया था कि द वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स और फ्रेंच वर्ड्स। तो यहाँ पर आपके पास आएगा ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन से? बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। तो बायो का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी। ये बात आपने याद रखनी है कि जहाँ भी वर्ड लोगोस आए तो इसका मतलब है स्टडी, और जहाँ भी वर्ड बायो आए तो उसका मतलब है लाइफ। तो बायो 2 अल्फाज से मिलके बना है। वो क्या है? बायो का मतलब लाइफ, बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। अब ये चीज़ बहुत सिंपल होगी, ठीक है जी। अब इसके बाद 2 चीज़ें हैं, एक है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी और एक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब जब वो आपसे पूछे डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी कौन सी हैं, तो आपने 3 चीज़ों के बारे में याद रखना है। एक है बॉटनी, एक है जोलॉजी और एक है माइक्रोबायोलॉजी। हर वो चीज़ जो कि प्लांट्स को स्टडी करेगी उसको हम कहेंगे बॉटनी। हर वो चीज़ जो एनिमल्स को स्टडी करेगी उसको हम कहेंगे जोलॉजी। एंड हर वो चीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर वो ऑर्गेनिज्म जो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते, फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब चीज़ें आपके पास आ जाएंगी माइक्रोबायोलॉजी में। अब बच्चों याद रखना कि ये थी डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, ये थी डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हमारे पास 16। अब इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और कैसे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे हम देखते हैं। सबसे पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी बच्चों हर वो चीज़, बायो की वो ब्रांच जिसमें हम हर उस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं जो कि एक्सटर्नल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं विंग्स ऑफ बर्ड्स की। तो विंग्स ऑफ बर्ड्स क्या हैं? चूँकि वो एक्सटर्नल होते हैं, बॉडी से बाहर होते हैं, तो वो आपके पास किस में आएंगे? मॉर्फोलॉजी में। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन कॉल्ड। इंसानी जिल्द की स्टडी किस में आएगी? शाबाश। तो वो आएगी मॉर्फोलॉजी में, बिकॉज इट इज़ एन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो हर वो चीज़ जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के साथ डील करती है, फॉर एग्जांपल फॉर्म वो कैसी है, शेप उसकी शेप कैसी है, एंड स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि ह्यूमन स्किन की फॉर्म कैसी है, ह्यूमन स्किन की शेप कैसी है, एंड ह्यूमन स्किन का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, जो भी है, ठीक है। तो इन चीज़ों की जब हम स्टडी करेंगे तो वो आएगा मॉर्फोलॉजी में। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं एनाटमी की। ना व्हाट इज़ एनाटमी? आपने ये बात याद रखनी है कि मॉर्फोलॉजी को जब आप उल्टा कर दो तो वो एनाटमी है। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ स्किन वाज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो हर वो चीज़ जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स के साथ डील करती है, ठीक है, ये फ़र्क आपने याद रखना है। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल में मैं आपसे कहूँगा कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये एग्जांपल्स आपने बोर्ड में लिखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट, द स्टडी ऑफ ब्रेन, द स्टडी ऑफ किडनी। बिकॉज चूँकि ये ऑर्गन्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं तो हम इसको एनाटमी में पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों बात? उसके बाद हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी की। अब हिस्टोलॉजी क्या है? मैं आपसे कहता हूँ कि ये आपके पास एक ह्यूमन सेल है। इस ह्यूमन सेल के अंदर आपके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास है, न्यूक्लियस के साथ आपके पास पड़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। देन आपके पास यहाँ पर राइबोसोम है, फिर आपके पास एक और सेल है, यहाँ पर आपके पास एक और सेल है, और ये मिलके एक क्या बना लेते हैं? टिश्यू। हमने कहा था ना कि टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ सिमिलर कॉज। फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव टिश्यू। डाइजेस्टिव टिश्यू में क्या क्या होगा? आपके पास सेल्स होंगे, इंडिविजुअल सेल्स होंगे जो कि एक ही काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपका नर्वस सिस्टम है तो वो इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो कि एक ही काम कर रहे होते हैं, और वो क्या होता है? सिग्नलिंग, ठीक है ना। वो सिग्नलिंग कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ हर वो चीज़, हर वो सेल्स जो मिलकर एक ही काम करें उसको हम बोलते हैं टिश्यू। और जब हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं तो उसको हम किस में पढ़ते हैं बच्चों? हिस्टोलॉजी में। उसको हम पढ़ते हैं किस में? हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब ही टिश्यू होता है, और लॉजी यानी लोगोस। लोगोस का मतलब हमने क्या पढ़ा था? स्टडी। तो द स्टडी ऑफ टिश्यूज विल बी कॉल्ड द स्टडी ऑफ टिश्यू, द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, शाबाश, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। हर वो चीज़ जो टिश्यू के बारे में स्टडी करेगी उसको हम कहाँ पढ़ेंगे? हिस्टोलॉजी में।
उसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। तो बच्चों फिजियोलॉजी के बारे में आपने एक नाम याद रखना है और वो है फंक्शन। हर वो चीज़, हर वो ब्रांच जो कि फ़ंक्शन का बताएगी उसको हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ। द स्टडी ऑफ विंग्स, द स्टडी ऑफ बर्ड विंग्स, वो क्या थे? वो हमारे पास थे मॉर्फोलॉजी। अब वो विंग्स काम कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे शाबाश किसमें? फिजियोलॉजी में। तो इट डील्स विद द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द एक्टिविटीज अकरिंग इन दम। अब ह्यूमन हार्ट की स्टडी विल बी कॉल्ड एनाटमी, लेकिन ह्यूमन हार्ट काम कैसे कर रहा है दिस विल बी कवर्ड इन फिजियोलॉजी। तो ये फंक्शन, ये डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटमी इंटरनल स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी टिश्यू, फिजियोलॉजी फंक्शन, एम्ब्रियोलॉजी। नाउ व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो कि अभी बर्थ के प्रोसेस से नहीं गुजरे होते, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ फीटस, इफ आई एम स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द चिक इनसाइड द एग, हर वो चीज़ जिसमें हम माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अभी बर्थ के प्रोसेस से नहीं गुजरे होते उनको स्टडी करते हैं, तो वो है आपके पास एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी की। नाउ व्हाट इज टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में आपके पास डिफरेंट जॉनरास आते हैं। वो जॉनरास क्या क्या होते हैं कि हम पढ़ते हैं किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई। अब ये सब क्या है? ये बेसिकली क्लासिफिकेशंस हैं। तो जब आप बायो में स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशंस को पढ़ते हो तो हम कहते हैं कि हम क्या ब्रांच पढ़ रहे हैं? टेक्सोनॉमी। ठीक हो गया बच्चों? 5-6 ब्रांचेस हमने पढ़ ली और बड़े अच्छे से पढ़ ली। उसके बाद हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी। व्हाट इज सेल बायोलॉजी? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। इस इंडिविजुअल सेल की स्टडी विल बी कॉल्ड साइटोलॉजी। ये एक सेल है, प्लांट सेल मैं आपके सामने बनाता हूँ। ये प्लांट सेल, इसकी सेल वॉल कैसी है, इसके अंदर वैक्यूल कैसा है, इसका न्यूक्लियस कैसा है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है। जब हम सेल और उसके अंदर ऑर्गेनेलिस के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ते हैं तो मैं कहता हूँ कि हम कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं? शाबाश, सेल बायोलॉजी। इसको हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं और इसका एक दूसरा नाम है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, साइटोलॉजी। दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। फिर हम बात करते हैं पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजी के बारे में आपने एक वर्ड याद रखना है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखने का कहा है जो कि आपको मज़ीद गाइड करेगा। वो क्या था? मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटमी में इंटरनल स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी में टिश्यू, फिजियोलॉजी में फंक्शन, एम्ब्रियोलॉजी में माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन। शाबाश, हर एक का कीवर्ड इसको आप अलग से हेडिंग में भी लिख सकते हो कि द कीवर्ड फॉर टेक्सोनॉमी इज, द कीवर्ड फॉर एम्ब्रियोलॉजी इज, द कीवर्ड फॉर फिजियोलॉजी इज। नाउ व्हाट इज द कीवर्ड फॉर पैलियोंटोलॉजी? तो पैलियोंटोलॉजी के लिए जो कीवर्ड है वो आपके पास आएगा फॉसिल्स। क्या आएगा? शाबाश, फॉसिल्स। हर वो चीज़ जिसमें हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रोब हो, तो उसकी बॉडी जब बैरी की जाती है सॉइल में, उस सॉइल में जब उस पर प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर की वजह से बॉडी के टिश्यूज डिकम्पोज होते हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू अ न्यू स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड द फॉसिल। ठीक है ना, उससे सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उसका जो उसकी प्रोटीन्स वगैरह वो डाइजेस्ट हो जाती हैं, उसकी हड्डियाँ गल सड़ जाती हैं। अब जो चीज़ बचेगी पीछे उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। अब पैलियोंटोलॉजी में अगर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पैलियोबॉटनी, अगर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे पैलियोजोलॉजी। तो ये इतना सिंपल था, ठीक है जी। नेक्स्ट ब्रांच आपके पास आ गई इम्यूनोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उससे डील करती है। नाउ व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम? फॉर एग्जांपल एक बच्चा बीमार हो जाता है। अब वो बच्चा बीमार हो गया, एक बच्चा बीमार हो जाता है, वो बच्चा बीमार हो गया तो उसने ठीक भी तो होना है। तो वो कैसे ठीक होगा? आपकी बॉडी में आपके वाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट होंगे, डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होगा। जब हम पढ़ते हैं वाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस और ये सब स्ट्रक्चर्स, सब सेल्स जो कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ हेल्प करते हैं आपको, तो वो हम किस में पढ़ते हैं? इम्यूनोलॉजी में। ठीक हो गया? तो द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, द स्टडी ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किस में पढ़ेंगे? शाबाश, इम्यूनोलॉजी में। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है एंटोमोलॉजी। बड़ी सिंपल सी ब्रांच है, इसमें आप इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द स्टडीज़ के साथ एग्जांपल में आपसे लिख सकते हैं कि द स्टडी ऑफ
कॉकरोच। हर एक चीज़ की एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी। इम्यूनोलॉजी की एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं कि द स्टडी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, द स्टडी ऑफ न्यूट्रोफिल्स, ये चीज़ें आपके पास। तो जब आप एग्जांपल्स लिखेंगे तो आप बच्चों को स्टैंड आउट करेंगे, अपने कलीग्स को स्टैंड आउट करेंगे, आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ आएगी, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। नाउ व्हाट इज़ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, उसके अब्बू की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो 90% चांसेस हैं कि उस बेटे की हाइट भी क्या हो, ज़्यादा हो। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ किसने डिटेक्ट की, और ये हम किस में पढ़ेंगे, किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में, बिकॉज ये भी तो लिविंग चीज़ है, किस में पढ़ेंगे, तो ये हम पढ़ेंगे शाबाश जेनेटिक्स में। ये चीज़ हम पढ़ेंगे किस में, जेनेटिक्स में। तो द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी थिंग्स दैट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स हम पढ़ेंगे किसमें, जेनेटिक्स में। शाबाश। नेक्स्ट ब्रांच बड़ी इंपॉर्टेंट है और आजकल इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, बायोटेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? जब भी आप ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके ह्यूमैनिटी का फ़ायदा करोगे तो उसको हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। फॉर एग्जांपल, द स्टडी ऑफ GMOs. Now what are GMOs? GMOs are called genetically modified organisms. कुछ organisms को genetically modify किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कभी कभी हम देखते हैं कि सीज़न नहीं होता लेकिन हमें कोई ख़ास फल और ख़ास फ्रूट, ख़ास वेजिटेबल मिल रही होती है, तो वो किसकी किसकी इनायत है, वो बायोटेक्नोलॉजी की है, ठीक है ना। वो उनको फ्रीज़ किया जाता है, उनमें नए केमिकल्स डाले जाते हैं, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दोज केमिकल्स एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज इंटरवेंशंस यू क्रिएट अ न्यू वेरिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद हम बात करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। व्हाट इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी? एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट की, ठीक हो गया ना। एनवायरनमेंट क्या चीज़ है? हमेशा याद रखना कि किसी भी इकोसिस्टम में आपके पास ह्यूमंस होते हैं और नॉन ह्यूमंस होते हैं। नॉन ह्यूमंस मतलब, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि तो समुंदर, ठीक है। अब एक इंसान का और समंदर का क्या रिश्ता है? एक समंदर इंसान पर कैसे असर डाल रहा है, ज़मीन है वो इंसान पर कैसे असर डाल रही है, सहरा है वो इंसान पर कैसे असर डाल रहा है। तो ये चीज़ें जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, वो आपके पास आ जाती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच आपके पास आ जाती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स, ना व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स हर वो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि इंसान को नुकसान पहुंचाता है और ख़ुद अपना फ़ायदा लेता है। फॉर एग्जांपल मच्छर, ठीक है। मस्कीटो, ना व्हाट इज़ मस्कीटो? अब मस्कीटो आप कहेंगे कि इसको तो एंटोमोलॉजी में भी आना चाहिए था बिकॉज ये तो कीड़ा है, ठीक है। तो ये बात भी ठीक है, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्पेसिफिकली पैरासाइट है जब ये इंसान को नुकसान पहुँचाएगा और ख़ुद फ़ायदा लेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो द स्टडी ऑफ मस्कीटो एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स विल बी कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड द एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासिटिज्म, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सोशियोबायोलॉजी। नाउ व्हाट इज सोशियोबायोलॉजी? इट डील्स विद द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स सच एज बीज, एंट्स एंड ह्यूमंस। अब वो ह्यूमंस को आपने देखा होगा, वो रहते हैं झुंड की फॉर्म में, फैमिलीज़ की फॉर्म में। बीज को आपने देखा होगा, उनमें एक डोमिनेंट बी होती है, उनकी एक किंग बी होती है, एक क्वीन होती है, एंड दे ट्रेवल लाइक दिस, ठीक है। तो बीज होगी और एंड्स होगी। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स जो सोशल फॉर्म में रहते हैं उनको हम पढ़ते हैं सोशियोबायोलॉजी में। समझ गए बच्चों बात? उसके बाद द लास्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग ब्रांच आ जाती है फार्माकोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं ड्रग्स के बारे में। याद रखना, ड्रग्स का नाम सुन के आपके जहन में जो आता है वो करेक्ट नहीं है। ड्रग्स में आपके पास आती हैं मेडिसिन्स, ठीक है ना। मेडिसिन्स आती हैं विच कैन बी यूज़फुल एंड विच कैन बी हार्मफुल। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि ड्रग्स का लफ्ज़ हार्मफुल मेडिकेशंस के लिए यूज़ हो, नहीं। Drugs is a very broad term which is used for medicines which are useful as well as harmful. For example, penicillin. For example, ibuprofen. जो ब्रूफिन आप पीते हैं, जो कि आपके दर्द को ठीक करती है, आपके सर का दर्द ठीक करती है, वो आपके पास किस में आती है? आपके पास फार्माकोलॉजी में। वो एक दवाई है, एक ड्रग है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसको द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि ब्रूफिन दवाई है, तो इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी क्या है? वो आपको सुकून दे रही है, आपके दर्द को कम कर रही है। फार्माकोलॉजी एनालाइजेस द सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इफेक्ट्स एंड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। वो दवाई बनाई कैसे जा रही है, वो इंसानी जिस्म में टूटती कैसे है, वो अपनी एक्टिविटी कैसे करती है इनसाइड द ड्रग्स, एंड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स, उसको कैसे दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, कुछ दवाइयाँ ओरली ली जाती हैं, कुछ दवाइयाँ आपको वेंस के जरिए दी जाती हैं और कुछ दवाइयाँ आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के ज़रिए दी जाती हैं। तो ये आपके पास आ गई थी 16 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है।
3 डिविजन्स हैं और 16 आपके पास ब्रांचेस आ गई हैं। तो ये आपके पास एक भरपूर टॉपिक आपके पास तैयार हो गया। यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस कर दी थी कि एंटोमॉन का लफ्ज़ निकला है नॉच से, जिसका मतलब है सेगमेंटेड बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये बात हमने यहीं याद रख ली थी कि एंटोमोलॉजी का मतलब इंसेक्ट्स होता है, तो एंटोमॉन यानी कि नॉच्ड, और नॉच्ड का मतलब ये जो इंसेक्ट्स की ऐसी नॉच्ड बॉडी होती है। कभी आप कॉकरोच को देखिएगा वो ऐसे ऊपर से ऐसे नॉच्ड होता है, ठीक है। तो इस बात का ये मतलब है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा।